बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। अफसाना दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। समंदर फैलांग कर हमने जब मैदान अबूर किए तो देखा कि पगडंडियां हाथ की उंगलियों की तरह पहाड़ों पर फैल गईं। मैं एक जरा रुका और उन पर नजर डाली जो बोझल सर झुकाए एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। मैं बेपनाह अपनायत के एहसास से लबरेज हो गया। तब अलहदगी के बेनाम जज्बे ने जहन में एक कसक की सूरत इख्तियार की और मैं इंतहाई गमजदा सर झुकाए वादी में उतर गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो सब थूथनियां उठाए मेरी तरफ देख रहे थे। बार बार सर हिलाकर वो अपनी रफाकत का इजहार करते। उनकी गर्दनों में बंधी हुई धात की घंटियां अलविदा अलविदा पुकार रही थी और उनकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों के कोनों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरे होठ शिद्दत से कांपे, आंखें मुंद गईं, पांव रुक गए, मगर फिर भी मैं भारी कदमों से आगे बढ़ा। हत्ता कि मैं उनके लिए और वो मेरे लिए दूर उफक पर लर्जान नुक्ते की सूरत इख्तियार कर गए। वादी में ऊंचे ऊंचे बेतरतीब दरख्त जा बजा फैले हुए थे जिनके जिस्मों की खुशबू फजा में घुल गई थी। नए रास्तों पर चलने से दिल में रह रह के उमंग सी पैदा होती। सूरज मुस्कुराता हुआ पहाड़ पर सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहा था कि मैं गर्द आलूद पगडंडियों को छोड़कर साफ शफाफ चिकनी सड़कों पर आ गया। पुख्ता सड़कों पर सिर्फ मेरे पांव से झड़ती हुई गर्द थी जो मैं पगडंडियों से लेकर आया था, या फिर मेरे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। चिकनी सड़क की स्याही धीरे धीरे उभर कर फजा में तहलील होने लगी और उफक पर सूरज कमजोरी से लुढ़कने लगा। अभी झटपटा ही था कि मैं एक गोल कुशादा मकान के बड़े से फाटक पर आ रुका। नए खूबसूरत फूलों से लदी झाड़ियों और कुंजों में से होती हुई एक रविश ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाले बरामदे तक चली गई थी, जिस पर बिखरे हुए पत्थर दिन की आखिरी जर्द धूप में चमचमा रहे थे। मैं नपे तुले कदम रखता हुआ यूं आगे बढ़ा जैसे पहले भी यहां कई बार आ चुका हूं। खामोश वीरान बरामदे में मेरी आवाज गूंजी। मुझे ताज्जुब सा हुआ। यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मैं आप ही आप मुस्कुरा दिया। कोई जवाब न पाकर आगे बढ़ा और बड़े से वलंदेजी दरवाजे ने मुझे बाहें फैलाकर खुशामदीद कहा। वलंदेजी दरवाजों के साथ ही कदीम आरियाई झरोकों ऐसी खिड़कियां थीं और उन सब पर गहरे कत्थई रंग के भारी पर्दे लटक रहे थे, जिनकी वजह से सारे कमरे में गहरे धुंधलके का एहसास हो रहा था। माहौल की इस एकाएकी तब्दीली ने मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी कर दी और मैं सहमा सहमा खड़ा हो गया। नींद की झपकी थी शायद। नीम तारी कमरे में सहमा सहमा सा सोफे के गुदगुदेपन में धंसता हुआ पाताल में उतरा जा रहा हूं। आतिशदान में आग बुझ गई है, फिर भी राख छुपी बैठी
चिंगारियों की चमक गहरे सब्ज रेशमी कालीन पर अभी मौजूद है। कॉर्नर टेबल पर रखे धात के गुलदान को मेरे बड़े से हाथ ने छूकर छोड़ दिया है। उसके जिस्म की खुनकी अभी तक उंगलियों पर महसूस हो रही है। गुलदान का अपना एक अलग वजूद मैंने कबूल कर लिया है। हाथ मेरा है, इसलिए एहसास भी मेरा है, लेकिन गुलदान ने मेरे एहसास को कबूल नहीं किया। मुझे उसका इंतजार है। वो अंदर कॉरिडोर में खुलने वाले दरवाजे से पर्दा सिरकाकर मुस्कुराता हुआ निकलेगा और मैं बौखलाहट में उठकर उसकी तरफ बढ़ूंगा और फिर हम दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे। वो बड़ा खुश सलीका आदमी है। ड्राइंग रूम की सजावट, रंगों का इंतखाब, आराइशी चीजों की सज धज, सब में एक ग्रेस है। न जाने वो कब से उनके बारे में सोच रहा था, उनके लिए भटक रहा था और तब कहीं जाकर वो सब कर पाया है। आतिशदान ब्लैक मार्बल को काटकर बनाया गया है, जिस पर जाबजा गैर मुसलसल सफेद धारियां हैं। मैं कुछ देर तक उन धारियों को गौर से देखता रहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो धारियां एक तवील और अरीज सहरा के लैंडस्केप से मुशाबे हैं। बिल्कुल खाली सहरा, उदास, खामोश, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस सहरा में खो गया और रेत के झक्कड़ ने मुझे अपने अंदर गुम कर लिया और मैं वैसे ही सहमा सहमा खौफजदा सा अपने आप को ढूंढने के लिए उस सहरा की तरफ बढ़ा। मैं आतिशदान पर बनी कार्नस पर हाथ जमाकर झुककर अपने आप को तलाश करने लगा। कार्नस पर एक तस्वीर रखी थी जो बेध्यानी में मेरे हाथ लगने से गिर गई। मैंने उस तस्वीर को उठाकर देखा। एक खुशपोश आदमी गोद में एक नन्ही सी बच्ची को उठाए बैठा है और उसके बाएं कंधे से कंधा भिड़ाए एक औरत बैठी है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और बच्ची उनकी तरफ मुड़कर देख रही है। न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि कभी ऐसी ही तस्वीर खिंचवाने के लिए मैं भी बैठा था और फोटोग्राफर ने कहा था, जरा मुस्कुराइए। हम तीनों मुस्कुराए और फोटोग्राफर ने कहा थैंक यू और हम उठकर बिखर गए। हम अभी तक बिखरे हुए हैं। अगर इकट्ठे हो भी जाएं तो मुस्कुरा नहीं सकते। बाकी तस्वीर वैसी की वैसी खिंच जाएगी। लेकिन वो तस्वीर में मुस्कुरा रहा है, उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही है और बच्ची भी, शायद क्योंकि उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मुस्कुराता हुआ वो पिछले दरवाजे से वारिद होगा और उसकी बीवी पिछले कमरों में किसी बेडरूम में बैठी मुस्कुरा रही होगी और बच्ची शायद मकान के पिछवाड़े खूबसूरत पुरसुकून कुंजों में तितलियां पकड़ रही होगी। सोफे के साइड टेबल पर पीने के लिए कुछ रख दिया गया है। जब मैं उस तस्वीर के बारे में सोच रहा था और अपने आप को सहरा में खोज रहा था तो कोई चुपके से नारंगी के रंग की किसी चीज का गिलास रख गया था। ठक ठक ठक। बरामदे में से किसी की जमीन पर लाठी टेक कर चलने की आवाज आ रही है। बड़ी मुसलसल, बड़ी मुतवाजन, बड़ी बाकायदा। मैं दरवाजे का पर्दा सिरकाकर सर बाहर निकाल कर देखता हूं। कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बरामदे के खम से मुड़ गया और अब उसकी पुश्त भी गायब हो गई है और लाठी टेकने की आवाज हर लहजा दूर होती जा रही है। समंदर किनारे का कोई शहर है। हाँ, समंदर किनारे का कोई शहर है।
मैं वापस कमरे में आते हुए सोचता हूँ, नमकीन हवाओं का झोंका सब चीजों को छेड़ता हुआ सब चीजों पर से गुजर गया। समंदर से मेरा ताल्लुक है। मैं समंदर के बारे में इतना फिक्रमंद क्यों हूं? मेरे जहन में समंदर अपनी बेकरानी, अपनी गहराई और अपने मद्दोजजर के साथ फैलता चला गया और मैं महसूस करने लगा कि ये वाकई समंदर किनारे का कोई शहर है और मैं एक कमजोर सी, नहीफ सी, छोटी सी कश्ती की तरह हिचकोले खाता हुआ, डोलता हुआ खिड़की तक पहुंचा और छट से पर्दा हटा दिया। बाहर शायद बर्फ गिर रही है। एक एक गाला, एक एक गाला। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ खिड़की से बाहर फजा में धीरे धीरे कभी सीधा कभी उल्टा हरकत करने लगा, मगर एक गाला भी उस पर ना गिरा, एक जरा सी खुनकी भी उस पर महसूस न हुई। कदीम आरियाई झरों को ऐसी खिड़की। मैं बिटर बिटर उसकी तरफ देखने लगा। बर्फ कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं। मैं खुद ही सवाल करता हूं और फिर खुद ही जवाब देता हूं, मगर इस सवाल और जवाब की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। एक उदास पुरस्कार सरगोशी, और मैं इस एहसास से खौफजदा होकर फिर उस गुलदान की तरफ पलटता हूं जिसने सबसे पहले इस कमरे में मेरे एहसास को बेदार किया था। बड़ा सा गोल गुलदान जिस पर बड़ी तरतीब से नक्शो निगार बनाए गए थे, बिल्कुल बेहरकत पड़ा है और इसमें शुरू जाड़ों के फूल सजाए हुए हैं। ये फूल किस हाथ ने सजाए हैं? गुलदान से हटकर मेरा जहन कुछ हाथों के बारे में सोचता है जिनमें फूल हैं। फिर हवा खिड़की के पर्दों को छेड़ती है, दरवाजे का पर्दा भी सरसराता है और मैं बिल्कुल तन्हा इन तमाम चीजों के बारे में सोचता हूं और महसूस करता हूं और फिर गमजदा हो जाता हूं। बेवजह का गम, बेबुनियाद अकेलापन। एक सांप मेरे जहन में फन फैलाकर अपनी तेज तड़पती हुई सुर्ख जबान निकालकर इधर उधर देखता है, फिर आहिस्ता से नीचे कालीन पर उतर जाता है और तेजी से चलता हुआ पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। मैं खौफजदगी की इंतहाई कैफियत में चीख उठता हूं और मेरी नजरों के सामने बेडरूम में बैठी हुई मुस्कुराती हुई एक औरत अंगड़ाई लेती है और तितलियां पकड़ती हुई एक बच्ची जकंद भरती है और मैं सोफे की पुश्त को मजबूती से थाम लेता हूं और आंखें बंद कर लेता हूं। सारा मंजर कहीं दूर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता गुम हो जाता है। वो अभी नहीं आया। रात बाहर लॉन में उतर आई होगी। लाठी टेकने की आवाज फिर करीब आती हुई महसूस होती है। मैं तेजी से बढ़कर दरवाजे का पर्दा हटा देता हूं। एक अंधा अधेड़ उम्र आदमी लाठी के सहारे बढ़ रहा है, नपे तुले कदमों के साथ, लाठी की बाकायदगी से उभरती हुई आवाज के साथ। इससे पेशतर के मैं उससे बढ़कर रोकूं, वो आगे बढ़ जाता है और खामोशी से बरामदे के खम से मुड़ जाता है। एकाएकी पलटकर मैं कमरे के खालीपन को घूरता हूं। बड़ा खूबसूरत कमरा है। दीवार पर 12 सिंगे का सर टंगा हुआ है और उसके नीचे एक बड़ी ही मुरस्सा तीर कमान आराइश के लिए लटका हुआ है। खिड़की और दरवाजे के दरमियान वाली दीवार के खालीपन को भरने के लिए चौड़े सुनहरी चौखटे वाली एक बड़ी सी तस्वीर टंगी है जिसमें 1000 रंगों वाली अनगिनत जंगली चिड़ियां फुदकती हुई नजर आ रही हैं। सब खूब है,
हर चीज जाजिब है, तमाम कुछ अपनाने को जी चाहता है। काश, ऐ काश ये सब कुछ मेरा होता। ये सोफा, कॉर्नर टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान, बुक केस में पड़ी हुई किताबें, कारनस पर रखी हुई तस्वीर, गहरे सब्ज कालीन का गुदगुदापन, आरियाई झरोकों ऐसी खिड़कियां, वलंदेजी दरवाजे पर सरसराते हुए पर्दे, बेडरूम में मुस्कुराती औरत, तितलियां पकड़ती हुई बच्ची, और इन तमाम चीजों के अपना होने का हमगीर भरपूर एहसास। मगर नहीं। उफ, मेरी आवाज इस कदर बुलंद क्यों है? मुझे अपने चिल्लाने पर नदामत महसूस होती है। नदामत, खौफ और अजनबियत के एहसास से मैं गुजर जाता हूं, और फिर मुझे अपना वजूद गहरे सब्ज कालीन पर औंधा पड़ा महसूस होता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी कालीन को अपनी उंगलियों में भर लेने की कोशिश में तड़प रहा हो, रो रहा हो, और फिर उसकी हिचकी बंद जाती है। खामोश हो जाओ, खामोश। मैं गहरे गम में डूब कर उसे कहता हूं, और मेरे अपने आंसू ढलक कर मेरे रुखसारों तक आ जाते हैं, और मैं उसे वैसे ही खामोशी से तड़पता हुआ देखता हूं। ठक ठक ठक। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं। रुक जाओ, मैं दहाड़ता हूं। अंधा बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गया है। उस पर मेरी आवाज का कोई असर नहीं होता। मैं लपक कर उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन नाकाम रहता हूं। यह मेरी जिंदगी की बहुत सी नाकामियों में से एक नाकामी है। मैं उसे पहले दिन ही पकड़ने में नाकाम रहा हूं। वो बरामदे के मोड़ से ओझल हो गया है। अंदर वो कालीन पर औंधा पड़ा अभी तक बिसोर रहा है। पीछे खुलने वाले दरवाजे पर जरा भी जुम्बिश नहीं होती। सांप के मकान में घुस जाने से जरा भी हलचल पैदा नहीं होती। उफ, कितने बेहिस लोग हैं। उसी दरवाजे के करीब तपाई पर कांसे में ढला एक बूढ़ा बैठा बड़ी बेफिक्री से नारियल पी रहा है। अच्छा, तो मैं चलता हूं, मगर कहां? सवाल और जवाब दोनों हाथ फैलाए, नजरें एक दूसरे पर गाड़े खड़े हैं, और मैं आहिस्ता से सिरक कर उस मजमे के पास पहुंच जाता हूं। पानी तो पी लीजिए। एक बड़ी ही मीठी आवाज कमरे में गूंजी। नहीं, बस अब मैं चलता हूं, बहुत देर हो गई। मैं पलटे बगैर, उस औरत को देखे बगैर ही जवाब देता हूं, लेकिन कहां? आवाज फिर उभरी और फैल गई। सवाल और जवाब ने मिलकर शरारत की है शायद, और अब मैं उनके दरमियान खड़ा हूं, और मेरे लिए उनकी फतामंद नजरों की ताब लाना मुश्किल हो रहा है, और मैं सर झुकाकर खामोश हो जाता हूं। ये सब कुछ अगर ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, मगर इतना तो हो ही सकता है कि मैं उस बूढ़े की तरह बेफिक्री से बैठा तंबाकू पीता रहूं। पहले कांसे में ढलना पड़ेगा। कालीन पर औंधे पड़े आदमी ने कहा, और उठकर आतिशदान पर बने सहरा में गुम हो गया। क्या कोई मुझे कांसे में ढालेगा? मैंने मुजस्समे को मुखातिब करके कहा। बूढ़े ने तंबाकू का एक लंबा कश लगाया और मुस्कुराते हुए धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ दिया। कदीम आरियाई झरोकों ऐसी खिड़कियों के पर्दे सरसराए, और बड़ी सी तस्वीर में हजार रंगों वाली जंगली चिड़ियों ने फुदक कर अपनी अपनी जगहें बदल ली। मैं खौफजदगी के इंतहाई एहसास से लड़खड़ाता हुआ साइड टेबल तक पहुंचा।
और घटाघट सारा गिलास चढ़ा गया। अभी उसे सहरा में खोजना है। शायद इस शदीद बर्फबारी में भागकर जाना पड़े, या फिर समंदर किनारे के शहर में कश्ती बहरहाल साहिल तक पहुंचनी चाहिए। एक भिपरा हुआ समंदर, एक रेत उड़ाता सहरा, और एक बर्फ का तूफान, और मैं अकेला आदमी। मैं क्या कुछ कर लूंगा? मैं दिल ही दिल में उस चीज को गाली देता हूं जो ये सब कुछ सोचती है मगर नजर नहीं आती, और मुझे नहीफ, कमजोर, बेसहारा को भटकाती फिरती है। ठक ठक ठक, वो फिर गुजर गया है। मैं उसे पकड़ नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता। वो गूंगा, बहरा, अंधा। जहन में सुराख करती हुई उसकी लाठी की आवाज। चलो भाई चलो। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है, मगर वो तो अभी आया नहीं। मैंने जवाब दिया, अब नहीं फिर सही, देखो देर हो रही है। आवाज बाहर लॉन में से गूंज कर आ रही है। जरा सुनो, फिर कब आना होगा? मैंने पलटकर ड्राइंग रूम में चारों तरफ नजरें घुमाई, जो मुझे इंतहाई पसंद था। पुरसुकून, आरामदा, कूजी। जवाब में वो कहकहा लगा कर हंसा। शायद वो मेरी हरीस निगाहों का मतलब समझ गया था। लाठी टेकने की आवाज बड़ी जल्दी जल्दी दरवाजे पर सुनाई दी। शायद उसे भी जल्दी है। बाहर सिर्फ आवाज थी, एक उसके कहकहे की आवाज, दूसरी अंधे की लाठी की आवाज, और रात बाहर लॉन में उतरकर सारे में फैल गई थी। शुरू जाड़ों की अंधेरी रात। ये सब तुम्हारा ही तो था, मगर अब इससे ज्यादा नहीं, बहुत देर हो रही है। उसकी आवाज फिर गूंजी, फैली और सिमटकर फिर बाहर वापस चली गई। मैं किसी अनजानी चीज के खो जाने के गम से फूट फूट कर रोने लगा। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं चीखा। कम से कम मैं पिछले दरवाजे से अंदर जाकर उनमें एक लम्हे के लिए बैठ तो जाता। उनकी चाहत, उनकी अपनाइयत की गर्मी से अपनी आगोश के खालीपन को आसूदा तो कर लेता। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। हा 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 हा। मैंने खालीन को एक नजर देखा और फिर बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए उस पर औंधा लेट गया, और मेरे पशेमानी के आंसुओं से उसका दामन भीगने लगा। और फिर सहरा में भटका हुआ आदमी आहिस्ता से चलकर मेरे करीब आकर बैठ गया। कांसे में ढले हुए बूढ़े ने एक और गहरा कश लिया और तंबाकू का धुआं मेरी तरफ उगल दिया। मैंने फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखा और पूछना चाहा, देख रहे हो? ये सब देख रहे हो ना? एकाएक ही मैंने अपनी बेचारगी पर काबू पाया और बाजू लहराकर कहना चाहा, सुनो, तुम सब सुन लो। समंदर किनारे के शहर का पता है ना? अगर कभी कोई कमजोर, नहीफ, बेसहारा कश्ती साहिल से आकर लगे तो समझ जाना कि वो मैं हूं।